नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। अक्सर लोगों को लोक कथाओं पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे शैतान के बारे में बता रहा हूँ जो दक्षिण अमेरिका में काफ़ी प्रचलित हुआ। इसका नाम था वेंडिंग डीमन, यानी कि क्षेत्रपाल का शैतान। अक्सर ये किसी क्षेत्र को अपनी शक्तियों से वशीभूत बना लेता है। ये ज़्यादातर जंगलों में ही होता है, लेकिन इसके बारे में तब पता चला जब अमेरिका लोगों ने वेंडिगो के आधिपत्य क्षेत्र में एक कब्रिस्तान बना लिया और वहाँ पर अपने जानवरों को दफनाने लगे। लेकिन लोगों ने एक अजीब बात महसूस की। जिन जानवरों को दफनाया गया था वो वापस आ गए जिंदा, लेकिन उनका व्यवहार पहले की तरह मिलनसार नहीं था। लोगों ने अपने प्यार करने वाले लोगों को भी वहां दफनाया और वो सब भी जिंदा वापस आ गए। लेकिन उन वापस जिंदा आए लोगों का सिर्फ एक ही काम होता था, और लोगों को मारकर उसी जगह पर दफनाया जाए। जब ये बात चारों तरफ फैली, तब इटली के पादरियों ने उस जगह को पवित्र बनाकर उस शैतान को वहां से भगा दिया। तो वो लोग जो जिंदा थे वो वापस मुर्दा हो गए। वेंडिंग डीमन यानी कि क्षेत्रपाल, जो कि हिरन की तरह होता है और शैतान है, एक इकलौता शैतान जो आपको कब्र से निकालकर दोबारा से जन्म दे सकता है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा उसकी ही गुलाम रहती है। 2017 मई का महीना है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मैं साहित्य त्रिपाठी अभी उसके लिए इस तपती गर्मी में चौराहे पर खड़ा उसके कॉलेज से वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो खूबसूरत हसीना कौन है जिसके प्यार में पागल में साहित्य हो गया। वो हमारे गोरखपुर की कटरीना कैफ है। अगर किसी को छू भर ले तो वो उसके प्यार में पागल हो पड़े। उसका नाम है सुचिका। मेरा प्यार अभी फ़िलहाल एक तरफा ही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये बात उसको ज़रूर पता है। इसलिए आज मैं उसको अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। साहित्य रोजाना की तरह चौराहे पर खड़ा होता है। तभी वहां से सुचिका अपनी दोस्त के साथ निकल रही होती है। तभी पीछे से साहित्य उसे आवाज देता है। सुचिका ने कहा, जी बोलिए। साहित्य ने घबराते हुए पूछा, दरअसल वो हम बोलना चाहते थे कि मुझे आप काफ़ी पसंद है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? सुचिका ने कहा, जी नहीं। सुचिका इतना कहकर वहां से चली जाती है। साहित्य बेचैन होते हुए बस वहां खड़ा उसे कॉलेज जाते हुए देखता रहता है। सुचिका की दोस्त ने कहा, तुमने उसे झूठ क्यों बोला सुचिका? तुम तो 1 साल से सिर्फ इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो अपने दिल की बात बताए और तुम उसे अपना लो। सुचिका ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे बस ये देखना है कि मेरे मना करने पर भी क्या कल वो हमेशा की तरह मुझसे मिलने आएगा। अगर आएगा तो ही मैं उसे हाँ करूँगी। फिर दोनों कॉलेज चले जाते हैं। अगले दिन साहित्य हमेशा की तरह वहीं चौराहे पर इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे फिर से सुचिका अपनी दोस्त के साथ आती हुई दिखाई देती है। साहित्य बस अपने कपड़े ठीक करके मुस्कुराते हुए सुचिका को देखता है। सुचिका की दोस्त साहित्य को खड़ा देखकर सुचिका के कोहनी मारकर हंस जाती है और सुचिका अपनी दोस्त को वहीं दूर खड़े होकर इंतजार करने को कहती है। सुचिका ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मैंने कल ही मना कर दिया था, तो फिर आज भी यहाँ क्यों खड़े हो? फिर साहित्य ने कहा,
सुना है बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा एक बार में क्लियर नहीं हो पाती है, तो इस सबसे बड़ी परीक्षा प्यार की है। अगर एक बार में क्लियर ना कर पाया तो क्या हुआ, मैं हार नहीं मानूंगा। जिस दिन तुम्हें मेरा प्यार समझ आ जाएगा तो तुम खुद ही मुझे अपना लोगी। ये बात सुनकर सूचिका ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा प्यार पहले से ही समझती हूँ तो। सूचिका इतना कहकर बिना कुछ कहे सबके सामने साहित्य को गले लगा लेती है। साहित्य बस मुस्कुराकर चारों तरफ देखता है। सूचिका शर्माते हुए पीछे हटती है। तभी एक गाड़ी साहित्य के पीछे रुकती है और कुछ लोग साहित्य को उस गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। सूचिका चीखती है, लेकिन जब तक सभी वहां इकट्ठे होते तब तक गाड़ी वहां से जा चुकी थी। गाड़ी एक जंगल में रुकती है जहां पर एक खंडर वाली हवेली थी। वो लोग साहित्य को उस हवेली में ले जाते हैं। फिर साहित्य को एक जगह पर फेंक कर अपने नकाब हटाते हैं। वो कुछ गुंडे थे जिन्हें साहित्य ने टीवी में देखा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गुंडे उसे क्यों पकड़ कर लेकर आए हैं। उन गुंडों के सरदार ने कहा, क्यों तुझे काफ़ी आशिकी चढ़ी है ना, आज तुझे मारकर तेरे अंदर का ये जुनून भी ख़त्म कर देंगे। साहित्य ने खड़े होते हुए कहा, अबे तुम लोग उसके भाई हो क्या, या कुछ रिश्ते में लगते हो? मेरे प्यार करने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मरने वाले इतना सवाल नहीं पूछते हैं। इतना कहकर वो गुंडा दूसरे गुंडे को इशारा करता है। वो साहित्य की तरफ बढ़ता है तो साहित्य उसे एक घूंसे में धरती पर चित कर देता है। लेकिन तभी बाकी लोग भी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन साहित्य सभी को पिछाड़ देता है। तभी अचानक एक चाकू उसके पेट के बाहर निकल जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो ही गुंडों का सरदार होता है। वो एक लात मारकर साहित्य को धरती पर गिरा देता है। वो गुंडा गुस्से में कहता है, साला बहुत फुदक रहा था। दूसरे गुंडे ने पूछा, अब इसका करना क्या है? इसकी कब्र यहीं खोदो और गाड़ दो। इतना कहकर वो गुंडा बाहर चला जाता है और एक कॉल करके कहता है कि काम हो गया है सर, अब वो लड़की आपकी हो जाएगी। रात का समय, चारों तरफ बिजली कड़कने की आवाज़ और तेज़ बारिश ने पूरे वातावरण का माहौल बदल दिया था। गुंडे कब्र खोद चुके थे और वो मरे हुए साहित्य को उस गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। काम खत्म होने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सूचिका और साहित्य के माता पिता तीनों पुलिस थाने में बैठे साहित्य के कुछ पता लगने के बारे में पूछे जा रहे थे, लेकिन पुलिस चौरसिया उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। ज़्यादा पूछने पर वो कह देता है कि पता चलते ही बताते हैं। ये जवाब सुनकर तीनों पुलिस थाने के बाहर आ जाते हैं। सूचिका अपने घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में बैठकर फुटक फुटक कर रोने लगती है। वो साहित्य के लिए काफ़ी परेशान थी। साहित्य के माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। साहित्य मिट्टी के बीच दबा अपना दम काफ़ी देर पहले ही तोड़ चुका था। उसकी लाश बस उस मिट्टी के नीचे पड़े अपने शरीर को इस मिट्टी के हवाले करने वाली थी। तभी उस हवेली के बाहर एक बिजली की चमक से हवेली के अंदर रोशनी फैल जाती है, जिसकी रोशनी में एक विशालकाय हड्डियों के शरीर वाला शैतान दिखने लगता है। उसका शरीर विशालकाय हड्डियों से बना था और सिर किसी बारहसिंगा जैसा दिखता था। उसके हिरन की तरह सींग भी निकले हुए थे। हड्डियों के पैर और हाथ थे। वो दानव बिजली के साथ दहाड़ता है। और फिर अपने विशालकाय हाथों को उस कब्र में घुसेड़कर साहित्य के शरीर को
उस कब्र से बाहर खींच लेता है। वो मरे हुए साहित्य को घूरकर देखता है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा तेरी मौत का बदला लेना चाहती है। ये बदले की आग ही तो मुझे चाहिए। ये बनेगा मेरा क्षेत्रपाल, जो मेरे खाने के लिए लाएगा और लोगों को यहाँ मारकर फिर मैं उनकी आत्माएं खा लूंगा। उठ जा मेरे दोस्त। साहित्य को लगा कि वो एक गहरी नींद से उठ बैठा हो। उसका शरीर भी सामान्य हो चुका था। वो सामने वेंडिगो को देखकर शांत हो जाता है। वेंडिगो उसे नीचे उतार देता है। वो घुटने पर बैठकर सिर नीचे झुका लेता है। सुनो साहित्य, अब से तुम मेरे क्षेत्रपाल हो। मुझे हर पूर्णिमाशी के दिन एक मरा हुआ आदमी इस हवेली में चाहिए होगा और ये काम तुम करोगे। तुम्हारे पास अब शक्तियां आ चुकी है। तुम सामान्य आदमी से ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम मर नहीं सकते हो। साथ ही तुम्हारी तेजी ना दिखाई देने वाली रोशनी से तेज है। तुम्हारे हाथ के नाखून बिना हथियार के भी उतने ही खतरनाक है जितनी की तलवार। तुम मेरे क्षेत्रपाल हो, इसलिए तुम्हें मेरे लिए हमेशा वफादार रहना होगा। साहित्य ने खड़े होते हुए कहा, जैसा आपका हुक्म मेरे आका। साहित्य हवेली के बाहर आता है तो सुबह हो चुकी थी। बारिश भी खत्म हो चुकी थी। साहित्य आसमान की तरफ देखता है जो अब साफ हो चुका था, लेकिन पेड़ों की पत्तियों से पानी नीचे गिर रहा था। साहित्य वापस अपने घर पहुंचता है। उसके माँ बाप काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन साहित्य उनसे ज्यादा बात ही नहीं करता। बस वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। उसके दिमाग में बार बार उसी चौराहे की तस्वीर घूम रही थी। सूचिका के लिए उसका प्यार मानो अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो अब क्षेत्रपाल बन चुका था। इंसानी भावना उसके दिल और दिमाग से खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। साहित्य के दिमाग में एकदम से उन गुंडों का चेहरा वापस दिखाई देता है। वो बस मुस्कुराकर कहता है, एक मरा हुआ आदमी क्या, मैं आपको हर पूर्णमासी को दर्जनों लाश दूंगा। दूसरी तरफ दोपहर हो चुकी थी। सूचिका उदास चेहरे के साथ कॉलेज से वापस घर आ रही थी। उसकी दोस्त उसे दिलासा दे रही थी, लेकिन सूचिका बस साहित्य के बारे में सोचकर और ज्यादा दुखी हो रही थी। तभी उसकी नजर उसी चौराहे पर पड़ती है जहां पर उसे साहित्य खड़ा दिखाई देता है। वो भागकर साहित्य के गले लग जाती है और उसके चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए पूछती है कि कल क्या हुआ था, वो लोग कौन थे। कोई नहीं सूचिका, तुम उन लोगों के बारे में भूल जाओ। लेकिन उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। नहीं, वो तो तुम देख ही सकती हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। साहित्य इतना कहकर सूचिका को लेकर बस में चढ़ जाता है। तभी उसे खिड़की के बाहर वही गुंडे दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे मारा था। वो बस एक नज़र उनकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि शिकार करने का समय आ चुका है, लेकिन पहले मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने मुझे मारने के लिए इन लोगों को भेजा था। ये लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि कोई और है। दोस्तों, इस कहानी का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।